आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के स्वागत में अमेरिका में रैली निकाली गई है। भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों ने ये रैली निकाली है। वॉशिंगटन समेत कई शहरों में स्वागत रैली निकाली गई है। देखिए, स्वागत रैली में बड़ी संख्या में किस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये वही रैली है जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। तो पीएम मोदी के स्वागत में निकाली गई है एकता रैली। इसका नाम एकता रैली रखा गया है, यानी कि यूनिटी प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। फिर चाहे वो भारत हो या अमेरिका, दोनों मूल के लोग साथ आए हैं और संदेश दे रहे हैं विदेशी पटल पर। बिल्कुल, और ये दौरा बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पहली बार डिनर का आयोजन होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर इस दौरे को लेकर हर एक संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं और हमेशा से ही देखा गया पूजा, जब भी प्रधानमंत्री बाहर होते हैं या अमेरिका के दौरे पे होते हैं तो एक अलग से उत्साह नजर आता है। इधर बड़ी खबर का रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय करेगा चिंतन शिविर का आयोजन। तो आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर में विचार मंथन होगा। अलग अलग मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा होनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के विभागों में आने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बिल्कुल, चिंतन शिविर में विचार मंथन, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण बनाने पर यह चर्चा की जानी है, जिसमें घरेलू रक्षा उत्पाद को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, रक्षा मंत्रालय चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रहा है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर है ये तो आपको पता है, तमाम कर्मियों से भी मुलाकात होनी है। कई मुद्दों पर विचार मंथन होगा। रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में जो आने वाली चुनौतियां हैं ना, उन पर चर्चा किया जाना है, विचार विमर्श किया जाना है। चलिए आपको बताएंगे ग्राफिक के जरिए किस तरीके से विचार मंथन होना है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। तो किन किन विषयों पर विचार मंथन होगा ये आपको हम बताने जा रहे हैं। किन किन विषयों पर रक्षा निर्यात बढ़ाने पर विचार होगा, देखिए ग्राफिक के जरिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि देखिए, उत्पादन और रक्षा निर्यात बढ़ाने पर विचार मंथन किया जाएगा। आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के लिए आगे की राह पर चर्चा होने वाली है। इस बीच आपको बता रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र और कुशल कार्यबल विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ समान अवसर बढ़ाने और गुणवत्ता सुधार जैसे मुद्दों पर भी विचार मंथन किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए ये तमाम विषय हैं जिन पर विचार मंथन होगा, विचार विमर्श होगा। बिल्कुल, ये तमाम विषय ग्राफिक्स के जरिए आप देख पाएंगे जिन पर आज विचार मंथन होने वाला है। और चिंतन शिविर है, रक्षा क्षेत्र का चिंतन शिविर है, यानी कि देश की सुरक्षा के हर पहलू पर बात की जाएगी। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। आज देहरादून के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। निजी मीडिया समूह के संवाद में शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां आज सीएम धामी से भी मुलाकात होगी। इस कार्यक्रम में वे भी शामिल होंगे। होटल सरोवर प्रीमियर में कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9 बजे होगा। इधर विभिन्न विषयों पर चर्चा की जानी है। उत्तराखंड के विकास पर मंथन होगा। श्रोताओं से रूबरू होंगे विचार और विशेषज्ञ। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून के दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। सुबह 9 बजे, यानी कि अब से कुछ घंटों के बाद एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शरीक रहने वाले हैं। नेताओं से और श्रोताओं से रूबरू होंगे सीधे तौर पर और तमाम पहलुओं पर, विकास पर भी चर्चा करते नजर आएंगे। बिल्कुल, मकसद ये होगा कि जो उत्तराखंड है उसका विकास कैसे हो, चुकी हमेशा आपने देखा होगा किस तरीके से खुद यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हमेशा सक्रिय नजर आते हैं। इसके अलावा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करने वाले हैं। होटल सरोवर प्रीमियर में ये आयोजन होगा सुबह 9 बजे। तमाम जो विषय हैं उन पर विचार विमर्श होगा। चूंकि ये संवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संवाद का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह उत्तराखंड के विकास से जुड़ा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए बातचीत होगी। और देहरादून का ये दौरा रक्षा मंत्री का इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि समझिए कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वाइब्रेंट विलेजेस हैं। निजी मीडिया समूहों से मुलाकात होगी। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। संवाद में उत्तराखंड के विकास पर समग्र चर्चा की जाएगी।
इधर यूपी के बलरामपुर से आज जो बड़ी खबर आ रही है, आज बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। थारू जनजातीय म्यूजियम का लोकार्पण किया जाना है। थारू जनजातीय प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इमलिया कोडर गांव में म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। तो यूपी को आज मिलेगा पहला आदिवासी संग्रहालय। साल 1980 में थारू विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आज ये म्यूजियम जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो बेहद खास है आज का दिन, क्योंकि यूपी को आज मिलेगा पहला आदिवासी संग्रहालय। समझिए थारू जनजाति क्यों इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के आसपास जो बसी हुई है, नेपाल बॉर्डर पर जो बसी हुई है, उनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का काम किया है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। बदहाल जिंदगी जीने को वो मजबूर थे, लेकिन आज उनके पास स्कूल है, कम्युनिटी है और तमाम चीजें मुहैया कराई गई हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी होती हैं। बिल्कुल, और थारू जनजाति को लोग समझ पाएं, जान पाएं, इसी के लिए एक बड़ा म्यूजियम आज तैयार किया गया है, क्योंकि हमेशा से सपोर्ट जो है वो योगी आदित्यनाथ करते आए हैं। चलिए ग्राफिक के जरिए आप जरा समझिए किस तरीके से यूपी को पहला आदिवासी संग्रहालय मिलने जा रहा है। 5.5 एकड़ भूमि में ये म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। बलरामपुर जिले के इमलिया कोडर में ये म्यूजियम बना है। कोडर में थारू जनजाति के लोग काफी तादाद में रहते हैं। यूपी सरकार इसे पर्यटन कॉरिडोर के रूप में देखती है। थारू जनजाति गांव में होमस्टे योजना की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, अब ये भी जान लीजिए कि यूपी में कहां-कहां ये थारू जनजाति जो है वो निवास करती है। तो दुधवा नेशनल पार्क से सटा हुआ है थारू जनजाति बाहुल्य इलाका। बलरामपुर जिले में थारू प्रधान गांव इमलिया कोडर आता है। इमलिया कोडर में थारू जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। थारू जनजाति की अगर बात करें तो अब तक अपनी परंपराओं और संस्कृति को बनाए रखा है उन्होंने। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है थारू जनजाति। बिल्कुल, और थारू जनजाति को लोग समझे, जाने, इनके बारे में समझे और आगे क्या कुछ इनका विकास और संभव हो पाए, इसके लिए बाकायदा म्यूजियम को बनाया गया है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। टक्कर से कार हादसे का शिकार हो गई है। सड़क हादसे में 3 कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार में सवार थे 4 लोग, 1 घायल। दिल्ली एम्स में भर्ती। गाड़ी में शराब की बोतलें मिली हैं पुलिस को। तो विधायक आपको बता दें कि घायल व्यक्ति ने भी शराब पी रखी थी, जिसका इलाज फिलहाल एम्स में चल रहा है। ये बड़ी खबर है, जहां एक बड़ा हादसा सुबह हुआ। इधर मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां शिवसेना का स्थापना दिवस आज है। तो विभाजन के बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया। शिंदे और उद्धव खड़ा दोनों मनाएंगे स्थापना दिवस। ठाकरे की राजनीति का असली उत्तराधिकारी कौन, ऐसे में सवाल है। बिल्कुल, विचारधारा के असली उत्तराधिकारी की लड़ाई अभी भी जारी और विभाजन के बाद पार्टी का नाम और निशान बढ़ गए। शिंदे धड़े को आवंटित किया गया। तीर धनुष ठाकरे को और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का नाम दिया गया। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं, जहां पर शिंदे और उद्धव धड़ा दोनों आज स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। विभाजन के बाद पार्टी नाम और निशान तो जरूर बढ़ गए, लेकिन उत्तराधिकारी कौन होगा ये अभी भी सवाल बना हुआ है। हालांकि आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि शिवसेना के लिए बहुत मुख्य दिन इसलिए है क्योंकि आज स्थापना दिवस है। अब दोनों ही गुट धूमधाम से इस दिवस को मनाएंगे। एक के पास चिन्ह गया, एक के पास नाम गया, लेकिन अभी भी उत्तराधिकारी की जो दौड़ है वह अभी भी बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच आज स्थापना दिवस, और स्थापना दिवस में किस तरीके से खुशी की लहर वो आज देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ठाकरे की राजनीति का असली उत्तराधिकारी कौन, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे का नाम तो शामिल हो गया, लेकिन नाम के बाद विरासत कौन आगे बढ़ाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह अभी भी लगा हुआ है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लंबी लड़ाई यहाँ पर चली थी, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ और यूं कहें कि शिंदे अलग हुए, उसके बाद बंटवारा शिवसेना का, एक के पास नाम, एक के पास चिन्ह, लेकिन इसके बाद सवाल अभी भी कई खड़े हुए हैं कि उत्तराधिकारी कौन है। लेकिन इस बीच स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। विचारधारा के असली उत्तराधिकारी की लड़ाई अभी भी बदस्तूर जारी है।
इधर पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र होने वाला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहल पर विशेष सत्र तथा कार्य मंत्रणा समिति के मुद्दों को इस बीच मंजूरी दी जानी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुद्दा उठाएगी आम आदमी पार्टी, आरडीएफ का भी मुद्दा उठाएगी राज्य सरकार। 14,239 टीचर्स का भी रेगुलर करने की घोषणा पर मुहर आज लगने जा रही है। तो विधानसभा का विशेष सत्र पंजाब में आज आहूत होना है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये मुद्दा आम आदमी पार्टी इस सत्र के दौरान उठाया जाना है। आरडीएफ का भी मुद्दा उठाया जाएगा। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र है आज। टीचर्स को रेगुलर करने की घोषणा पर भी मुहर लगेगी। तो इस बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है। केंद्र और पंजाब सरकार में रार लगातार बनी हुई है। केंद्र ने एनएचएम धनराशि जारी करने को लेकर के बात कही है, रोक लगा दी है, ये कहना है मान का। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ग्रामीण विकास कोष आरडीएफ पर भी रोक लगा दी गई है। ये मान लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो केंद्र सरकार पर आरडीएफ के लिए 3,500 करोड़ ने जारी नहीं करने का भी ये आरोप लगाया गया है। कैबिनेट बैठक का जिक्र वो बार बार करते हैं। कैबिनेट बैठक में 14,239 टीचर्स को रेगुलर करने की घोषणा की गई थी। 10 साल या इससे ज्यादा समय तक नौकरी कर चुके टीचर्स को रेगुलर किया जाएगा। बिल्कुल, टीचर्स के लिए अच्छी खबर जरूर होगी क्योंकि टीचर्स की जो पे स्केल है, पेड छुट्टियां हैं, मैटरनिटी लीव का मामला सदन के पटल पर आज रखा जाएगा। तो हर साल सैलरी में बढ़ोतरी का मामला भी आज पटल पर रखा जाना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कई संभावनाएं आज बनी हुई है। पंजाब का विधानसभा का ये विशेष सत्र है। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं हीट वेव से जुड़ी हुई। हीट वेव से बच के मौसम विभाग का अलर्ट है। 10 राज्यों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक ये भीषण गर्मी जारी रहेगी। 19 से 21 जून तक हीट वेव जारी रहेगा। तो 10 राज्यों के लिए दिन मुश्किल है। 19 जून से लेकर 21 जून तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया हीट वेव को लेकर। मौसम विभाग ने साफ कहा, घरों में रहिए, जितना ज्यादा जरूरी जब तक ना हो घरों से ना ही निकलिए अच्छा है, और लिक्विड बहुत ज्यादा इंटेक करना है। बिल्कुल, और वाकई में जब जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और स्पेशली 12 बजे से दोपहर 12 से 4 बजे तक का जो वक्त होता है वो हीट वेव चरम पर होती है। इसके बाद ही अपने काम को देखें, समझें और निपटाएं। फिलहाल ये हीट वेव को लेकर आईएमडी का अलर्ट जारी हो गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट किस तरीके से जारी किया गया है, जरा समझिए। वो राज्य कौन कौन से हैं जहां समझने की जरूरत है। झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश भी हो गए, बिहार, पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है। पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक लू चलने की संभावना बरकरार रहेगी। बिल्कुल, और लू के कारण आपको बता दें कि 4 दिन में कुल 50 लोगों की मौत अब तक हो गई है। इसीलिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी करने का मकसद यही है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल, न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि घरों में रहिए, जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको पंजाब से दे रहे हैं। पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब में बिपरजॉय तूफान का असर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया गया। किसानों को खेत में न जाने की बकायदा हिदायत दी गई है। घरों में कांच वाली खिड़कियों से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। जालंधर में भारी बादल और बिजली कड़कना शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से अंधड़ की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और कुछ देर के बाद ये अंधड़ की तस्वीरें बारिश में तब्दील होती हुई भी आपको नजर आएंगी टीवी स्क्रीन पे। घरों में अगर आपकी कांच की खिड़कियां हैं तो उससे आपको दूरी बना करके रखनी है। किसानों को खेतों में जाने की हिदायत नहीं दी गई है। बिल्कुल, बिपरजॉय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, अन्य राज्यों में बढ़ता जा रहा है, वहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी हो ही रही है। आंधी तूफान का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं। बाकायदा इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है 9 जिलों के लिए। और कहा गया है यदि आपका घर शीशे का है या खिड़कियां शीशे की हैं तो उसके आसपास ना घूमें। किसानों को कहा गया है कि आप खेतों में जाएं तो उसके लिए बाकायदा उनको हिदायत दी गई है। क्योंकि पंजाब में अब बिपरजॉय का जो असर है वो दिखना शुरू हो जाएगा। जालंधर में भारी बारिश हो रही है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, भारी बारिश, ओले भी गिर रहे हैं। इसके साथ साथ आंधी की भी संभावना लगातार जाहिर की जा रही है।
तो पंजाब में बिपरजॉय तूफान का असर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पंजाब समेत 9 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है और किसानों को खेत में ना जाने की साफ हिदायत इस दौरान दी गई है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ बड़ी खबर का रूबरू कर रहे हैं आपको कि राजस्थान में बिपरजॉय तूफान का असर बना हुआ है। आज जयपुर में तूफान का एक बड़ा असर देखा जा रहा है और आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। गुजरात से सटे सीमावर्ती जिलों में ज्यादा असर नजर आएगा। तो बारिश की वजह से नदी नालों का उफान पर आना लाजमी है। आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको राजस्थान से दे रहे हैं। पंजाब, राजस्थान समेत और भी अन्य राज्य हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से नदी नालों के उफान पर रहने की पूरी संभावना। देखो, सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर भी भारी बारिश का दौर जारी है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में तो बिपरजॉय का असर हो ही रहा है। अब बिपरजॉय बढ़ता भी जा रहा है। इसका असर अन्य सटे हुए राज्यों में दिखाई देगा। इधर आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा में भी अब उसका रुख हो गया है। जयपुर की बात कर रहे हैं हम लगातार, जहां सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि इस तरीके से जलभराव हो रहा है। इधर आपदा प्रबंधन ने येलो अलर्ट लगातार जारी कर रखा है। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से बिपरजॉय का जब हम रूट बता रहे थे तमाम दर्शकों को, जब गुजरात से टकराने वाला था उस दौरान हमने कहा भी था कि वाया राजस्थान यूपी तक का सफर बिपरजॉय तय करने वाला है और आपदा प्रबंधन ने इसी को देखते हुए अलर्ट मोड अपना लिया है। मोदी सरकार पर सीएम गहलोत ने तंज कसा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजस्थान से ही दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले हैं कि किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हुई है। पिछले 5 सालों में भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, ये सवाल भी दागे गए हैं। इस दिशा में कितने कदम उठाए गए हैं, जवाब दे केंद्र सरकार। अपनी सरकार पर बोली है सीएम गहलोत। राजस्थान सरकार किसानों के हित में क्या काम कर रही है ये भी बताया इस दौरान उन्होंने। हम किसानों को अच्छा बीज दे रहे हैं, अच्छा खाद दे रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो माइक्रो इरिगेशन पर जोर दिया जाएगा। तो फिलहाल अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए राजस्थान सरकार नजर आई। हम किसानों को अच्छा बीज, खाद मुहैया करा रहे हैं, खाद बीज दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो महंगाई है, महंगाई राहत के लिए बाकायदा शिविरों का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। और आपने देखा ही होगा किस तरीके से अशोक गहलोत जगह जगह घूमते हैं, महंगाई राहत शिविर पर भी जाते हैं और लोगों से रूबरू होते हुए दिखाते हैं कि किस तरीके से एक जन विकास के काम भी उन्होंने किए। आपको याद होगा कि राजस्थान में चुनाव भी होने हैं, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सक्रिय नजर आ रही हैं। इधर हरियाणा के सिरसा से बड़ी खबर है। हरियाणा के सिरसा की रैली में शाह ने तंज कसा है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मान पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी जैसे खोखले वादे करने वाली सरकार मैंने नहीं देखी। मान सिर्फ केजरीवाल को देश भर का दौरा करवाते हैं। सीएम मान का पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है, ये कहा है गृह मंत्री ने। तो पंजाब की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। सीएम के पास पंजाब के लिए वक्त ही नहीं है क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार देश भ्रमण करते रहते हैं। तो अमित शाह सिरसा के दौरे पर थे और सिरसा से उन्होंने हरियाणा में लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है कि हरियाणा के हिस्से का जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा सीटें हैं, उसके लिए शंखनाद उन्होंने किया और शंखनाद करते करते वो आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेना नहीं भूले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की रैली में सीएम केजरीवाल ने जहां मोदी सरकार और गहलोत सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं खुद बड़ा दावा करते हुए ऐलान किया कि अगर केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 10 साल के अंदर हम गरीबी दूर कर सकते हैं। 10 साल में भारत को विकासशील देश से विकसित देश बना सकते हैं। मैं भारत को एक दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे युवाओं का साथ चाहिए। युवाओं के साथ मिलके, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर इन पार्टियों ने लूट लिया। भूल जाओ इन सारी पार्टियों को, भूल जाओ इन नेताओं को। देश के 140 करोड़ लोग मिलकर हम भारत को नंबर 1 देश बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और मेरे पास प्लान है। पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, IRS हूं,
इसीलिए ये लोग चिढ़ते हैं मेरे से, ये अनपढ़ है। इनकी डिग्री फर्जी है, इनकी डिग्री फर्जी है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास पूरा प्लान है। 10 साल के अंदर हम भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। 10 साल में मेरे पास प्लान है। तो 24 जून को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। सीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी का ये जनसभा कार्यक्रम मथुरा के BN पोद्दार कॉलेज में किया जाएगा। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है, मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास पथराव हुआ है। तो दिल्ली देहरादून रूट पर ट्रेन पर यह पथराव की खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस के EI कोच पर हमला किया गया है। घटना के दौरान कोई घायल फिलहाल नहीं हुआ। आरोपियों को पकड़ने के लिए RPF टीम रवाना हो चुकी है। और कोई पहली मर्तबा नहीं है जब वंदे भारत पर इस तरीके से पत्थरबाजी की घटना सामने आई हो। आपको याद होगा कि वंदे भारत पर पहले भी पत्थरबाजी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो आरोपी हैं उनको पकड़ने का सिलसिला चल रहा है। आखिरकार पत्थरबाजी क्यों हुई है, क्यों पत्थर फेंका गया। हालांकि खास बात यह है कि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बिल्कुल, वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ये जो तमाम घटना हुई है ये नई नहीं है, लेकिन सवाल ये कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आखिरकार हैं कौन। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।